दोपहर के करीब 1 बजने वाले हैं और रुझानों में एनडीए 285 सीटें और इंडिया गठबंधन 244 सीटें लेकर जो है जिस तरीके से रुझान देख रहे हैं उसमें एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संदीप यादव जी हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो उम्मीद थी अब की बार 400 पार, वो नारा तो फेल हो गया। कंचन जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज बढ़ा है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ था और अब तक भारतीय जनता पार्टी में इतने शीर्ष पर शायद ही कोई नेता गया हो। लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे। जनता के जो मुद्दे होते हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा तो होता है रोजगार को लेकर के। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार कहते रहे कि रोजगार को लेकर के वो जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। युवा उन 10 वर्ष में बहुत सारी चीज़ों को देखा। हालांकि उन्होंने बहुत बेहतर काम किए, जम्मू कश्मीर को लेकर के बेहतर काम किया, 3 तलाक को लेकर बेहतर काम किया, राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने सार्थकता से सुलझा दिए। इन चीज़ों को शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो काम कर दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो मैं परिणाम देख रहा हूँ वो शायद उम्मीद की तरह से बेहतर तरीके से साफ अब तक नहीं हो पाया। कारण बीजेपी नारा दे रही थी 400 के पार वाला, और 400 के पार वाला नारा तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि इंडिया गठबंधन जो कि पूरी तरह आश्वस्त था, कई बार जो बड़े चैनल्स थे उन पर यह कहा जा रहा था कि जो सोशल मीडिया की बयार है, जो पोर्टल्स हैं, जो छोटे प्रादेशिक न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जो आंकड़े दिखाए वो पूरी तरह विफल साबित हुए चुनाव के दौरान। लेकिन आज वो चीज़ें शायद बड़े चैनलों को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती हैं, उनके चेहरे पर मलिनता ला सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही थी, अखिलेश यादव की वीडियो वायरल हो रहे थे, राहुल गांधी की वीडियो वायरल, और उनकी भीड़ उनकी जनसभाओं के। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। आप 80 लोकसभा सीटों में क्या उम्मीद करते थे कि क्या कांग्रेस वहां पर कितनी सीटें लाएगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी, जहां पर खुद भगवान राम, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बन गया, सबसे बड़ा दल बन गया, जहां खुद भगवान राम रहे। आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब सुबह मैंने खबर देखी तो उसमें यह था कि प्रधानमंत्री पीछे हैं। एट लास्ट वो अब आगे आए, लेकिन उस स्तर पर आगे नहीं आ पाए। उससे कहीं ज्यादा तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के जो सांसद हैं अजय भट्ट, वो 2.5 लाख वोट का अंतर लेके चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी पीछे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही। आज का परिणाम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत वाला होगा, समाजवादी पार्टी के लिए राहत, जो इंडिया गठबंधन है उनके लिए राहत वाला जरूर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप जी ये भी देखिए कि मोदी के साथ साथ योगी को भी नकार दिया। यानी यूपी में 80 सीटों में से आप देखिए बड़ा दल बनकर समाजवादी पार्टी उभर रही है। कंचन जी, देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जब वायरल होती हैं तो उसका असर आम जनमानस पर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में जिस तरीके से उनके व्यवस्थाएं रही, जो व्यवस्थाओं के साथ में जो जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता रही, वो नकारी नहीं जा सकती। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने व्यवस्थाएं की, बहुत सारे प्रबंध किए, एनकाउंटर बदमाशों के किए, उन्होंने भय मुक्त करने की कोशिश की। लेकिन समस्या क्या है कि जब पेपर लीक होते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, 54% से भी ज्यादा युवा है इस देश में। लेकिन युवा अगर अपने भविष्य की राह नहीं देखेगा तो आखिर कहां पर वो अपनी राह देखेगा? तो इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है इन सारी चीजों का असर इस उत्तर प्रदेश पर हुआ। दूसरा, जिस तरह से सोशल मीडिया में ये चीजें सामने आ रही थी कि बीजेपी के अंदर ही कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बयान इस तरह का सामने आया था कि बीजेपी के अंदर चल रहा है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं या जो दूसरे संघ के लोग हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। तो इन सारी चीजों के जब विस्फोटक स्थिति तब बनती है जब ये सारी चीजें वायरल होती हैं। वायरल होने के बहुत सारी चीजों पर, वोटों पर असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज बात की जाए तो जिस तरह से पेपर लीक वाली जो चीजें रही, मुझे लगता है कि जनमानस के जीवन में और मानसिक जो दबाव होता है, जो प्रभाव होता है, इन चीजों का विशेष प्रभाव रहा। युवाओं के पेपर लगातार लीक होते रहे, भर्तियां आपकी नहीं सामने आई, लोग बीएड बीटीसी करके कर बैठे रहे। देखिए, लोकतंत्र का वास्तविक रास्ता मुझे जो लगता है, अभी मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, कंचन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, लोकतंत्र का वास्तविक रास्ता तो तभी होता है जब सक्षम विपक्ष सामने खड़ा होता है। और जब विपक्ष की आप कल्पना नहीं करते हो तो मतलब आप हिटलरशाही में कहीं ना कहीं जा रहे हो। बैठे कोई सरकार किसी की भी बने, लेकिन आज के परिणाम देख करके आम जनमानस और इस देश का जो युवा है या जो इस देश का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं संतुष्टि की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र तानाशाह का लोकतंत्र नहीं है। इस देश की लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें तानाशाह का जिक्र दूर दूर तक नहीं है। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के इस देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी व्यवस्था की गई और आज वो परिणामों में दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए, अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, राजस्थान और जो है छत्तीसगढ़
और मध्य मध्य प्रदेश, वहाँ स्थिति आप देखिए क्या हो गई। देखिए, नए चेहरे पर दांव लगाना मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। जो नए चेहरे हैं उन पर कई बार दांव लगाए जाते हैं। बुजुर्ग पुराने चेहरे जो होते हैं, अनुभव, मनोहर लाल खट्टर को अभी मैं देख रहा था वो पीछे चल रहे हैं, उनको एकाएक हटाया गया हरियाणा से, बिल्कुल चुनाव के समीप हटाया गया। आम जनमानस वहाँ का जो लोकल एरिया है, लोकल सिनेरियो है, अब इसका यहाँ पर आपने असर देखा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, पुष्कर सिंह धामी को लाया गया और विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई। तो ये फैक्टर आप ऐसे नकार नहीं सकते हैं। कई जगह उन फैक्टरों का आपको असर देखने को मिल जाता है और कई जगह नकारात्मकता आती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वो भी प्रयोग किए जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। अच्छे प्रयोग किए, सफल प्रयोग किए, लेकिन उन प्रयोगों के बाद एक सबसे बड़ी बात आती है कि आम जनमानस आखिर आपके प्रति क्या सोच करके रखता है, आपके प्रति क्या सोचता है और आपके प्रति क्या देखता है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे सामने। युवा इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, युवा इस देश का भविष्य है। अगर भविष्य ही कहीं ना कहीं गर्त में जाता है तो किसी ना किसी पार्टी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आज का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बेहतर चुनाव साबित हुआ है। बिल्कुल, यानी युवा जो है पूरी तरीके से इस चुनाव में असरदार दिखे। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी, युवा असरदार दिखे, और शायद उसी का ये कारण है कि आज विपक्ष भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कौन बैठेगा विपक्ष में वो एक अगला विषय है, लेकिन सत्ता के साथ में विपक्ष भी पूर्णतया सुरक्षित और मजबूत तरह से दिखाई दे रहा है। भरत शाह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भरत शाह जी, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का ले डूबा। देखिए कंचन जी, एक बात है, गाना आपने सुना होगा, ये पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक ने वाकई दिखा दिया कि पब्लिक ही पब्लिक होती है, जनता ही जनता होती है। क्योंकि जिस तरह से जनता ने एग्जिट पोल को पूरे तरीके से धाराशाही कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों ने कहा था कि एक तरफा एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी एक तरफा माहौल बनाएंगे, इस तरह की बात की, लेकिन जनता ने इसको नकार दिया। कहीं ना कहीं जनता ने दिखा दिया कि जनता सर्वोपरि है और जनता के अलावा कोई कुछ नहीं है, और इस बात का एहसास जनता ने बीजेपी को करा दिया है, एनडीए को करा दिया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आज एनडीए इंडिया, खासकर अगर बात की जाए INDIA, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आगे बढ़े। हालांकि आगे क्या होता है वक्त की बात है, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं कि 285 एनडीए है और इंडिया 244 है। ऐसी परिस्थितियों में कभी भी राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। क्योंकि नीतीश भी हैं, तृणमूल कांग्रेस भी है, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, उनकी क्या स्थितियां होती हैं, क्योंकि वो भी ठीक स्थिति में चुनाव इस टाइम लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें जनता की, जिस तरह से मैंने कहा कि पब्लिक है सब जानती है, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं जनता ने देखी एक अमृतपाल जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, आज वो जीतने के कगार पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तानाशाही होगी, तानाशाही। वहीं आप देखिए तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, वहीं अयोध्या से जो है वो भाजपा प्रत्याशी हार रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ये जनता ही है जो जनता ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है, और जनता ने एहसास करा दिया कि अगर सही करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, कहीं भी नकारात्मक चीज़ें करोगे कहीं ना कहीं जनता उसका जवाब देगी। तो इस चुनाव में सारा विश्लेषण यही दिखाई देता है। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना, रोजगार बड़ा मुद्दा बना, महिलाओं का आत्मसम्मान बड़ा मुद्दा बना? देखिए, जहाँ तक बात की जाए, कहीं ना कहीं इन जो आपने तीनों मुद्दे बोले, इस मुद्दे को भाजपा ने दबाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के बात को आगे लेकर किया। मैं पहले भी आपको हमारी जो अनऑफिशियल बात होती थी उसमें साफ तौर से जहाँ अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव जी ने सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया। उन्होंने यादव वोट, मुस्लिम वोट को किया और उन्होंने कई साल तक लंबा शासन किया। और इसी तरह मायावती जी की बात करें, मायावती जी ने भी सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया और उन्होंने SC को अपने साथ किया, मुस्लिम को अपने साथ किया, और आज क्या कई सालों से सरकार करती रही। ऐसा ही मैं मानूंगा कि क्या नाम बीजेपी ने किया। उसने क्या कि सारे हिंदू संगठन, हिंदू के समुदाय के जो लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसको जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लगातार PM मोदी बने रहे, योगी लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन अब जनता सब जान चुकी है, कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को पहचान चुकी है, कहाँ किस मुद्दे पर वोटिंग करनी है उस बात को पहचान चुकी है। कहीं ना कहीं किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पसंद आया, किसी को गुंडागर्दी के खिलाफ पसंद आया, किसी को महिला सम्मान के खिलाफ पसंद आया। तो सबने जो नकारात्मकता थी उसका असर इस वोटिंग में दिखाई दे रहा है। एक चीज मानी जा रही थी और विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। तो आज के जो आंकड़े बताते हैं वो EVM की जो एक तरीके EVM हटाने की जो विपक्ष की मांग थी वो भी अब खत्म हो जानी चाहिए। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इंडिया के, उनका एक डायलॉग पढ़ रहा था और उन्होंने एक बहुत अच्छा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक सटीक बात बोली थी कि EVM को लेकर एक उन्होंने बहुत अच्छी कविता, EVM को लेकर बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी थी कि अल्टीमेटली EVM पे आप आरोप लगाओगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि EVM पे आरोप लगाने का जो इनका नारा चलता था कांग्रेस का, विपक्षी पार्टी का, वो भी आज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इंडिया लगातार बढ़ती जा रही है, विपक्षी पार्टी होने के बावजूद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में देखिए बिल्कुल माहौल बदल गया है।
ठीक है, आप महाराष्ट्र में देखिए बिल्कुल माहौल बदल गया है। हाँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ठीक पोजीशन में है, लेकिन जहाँ इन्होंने जनता, राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में एग्जिट पोल फेल हो गया। एग्जिट फेल हो गया। इस बात से मैं कह तो रहा हूँ कि जनता ने एग्जिट पोल को, तो देखिए जितने बड़े बड़े समाचार समूह थे सबको बिल्कुल पूरे तरीके से। आपको नहीं लगता कि जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े चैनल्स हैं, वो सरकार का भोंपू बन के बिल्कुल प्रचार कर रहे थे? देखिए, इसी बात का जवाब जनता ने दिया। भोंपू बन रहे थे, तभी तो आज स्थिति ये आ गई कि एग्जिट पोल के आगे बिल्कुल फेल साबित हुए। किसी बड़े ग्रुप को आप उठा के देख लीजिए, किसी की ऐसी चीज नहीं है। उससे अच्छा तो सटोरियो आगे रहे। सटोरियो ने जो बात बोली, वो सटोरियो की बात, यूट्यूबर आगे रहे, और उनकी जो बात हुई वो 16 आने सही साबित हो रही है कि पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन है, वो पूरे तरीके से मजबूत तरीके से लड़ेगी। तो देखिए, जनता है, मैं फिर शुरुआत भी मैंने जनता से किया है और अभी भी जनता से कर शुरू कर रहा हूँ कि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। जब मौका आता है तो पब्लिक पूरे तरीके से जवाब देती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। शुक्ला जी, कहीं ना कहीं मोदी के साथ ही योगी की मशीनरी भी पूरी तरीके से फेल हो गई। योगी का जादू भी फेल होता हुआ यूपी में दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है कंचन जी कि ये जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें जो मूलभूत मुद्दे थे उसको ये लोग अंडर कॉन्फिडेंस में रहे। जैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार बेरोजगार युवा और जो हमारे शिक्षक संघ के नेता थे वो लगातार सड़कों पर रहे, और उसके साथ जो है जो हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है, इसमें आम जो मध्यम श्रेणी का वर्ग था वो पिस गया। बड़ी बड़ी लंबी फीस, 5 बच्चे जिसके पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जो है फीस चुकाने में बिल्कुल असमर्थ साबित हो गया। वो क्या करता? तो ये होता क्या है, शिक्षा बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे हैं। जब शिक्षा और बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते हैं तो आम जनता की पीड़ा ईवीएम पे निकलती है। जो जैसे हमारे आंकड़े थे, जैसे कि आपने देखा होगा, शिक्षा का एक बहुत बड़ा वर्ग है, यूपी हो चाहे पूरा देश है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आपने देखा, कवरेज किया, हमने भी किया, लगातार आंदोलन हुए, लगातार इन्होंने इसकी अनदेखी कर दी। किसान आंदोलन अपनी जगह पे था, वो अपनी जगह पे चरम सीमा पे था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कुछ गलत बयानबाजियां, एक विशेष वर्ग को जो है हिट करने का प्रयास, इनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी जी अपने लिए मुमकिन बना रहे हैं। दूसरे तुम्हारे कुकर्मों का जो हिसाब है, जो तुम्हारे प्रत्याशियों के कुकर्मों का हिसाब है, वो मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शुक्ला जी, आपको ये नहीं लगता कि जो विपक्ष है हताश और निराश होकर चुनाव लड़ा? निश्चित तौर पे अगर थोड़ा ऊर्जा होती तो ये सीटें कहीं ना कहीं और बढ़ती। ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो विपक्ष था, विपक्ष को लग रहा था कि सरकारी मशीनरी का यहाँ पे दुरुपयोग कर सकते हैं या अन्य चीजें सरकार में है, कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये पहले सिद्ध हो चुका था। लेकिन विपक्ष जिस उत्साह के साथ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जैसे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सभाएं की और अखिलेश यादव इंडिया जो इनका गठबंधन था उसके तहत उन्होंने प्रचार किया, तो जहाँ ये यूपी बेल्ट का जो या मीडियम श्रेणी का वर्ग है, जो मध्यम श्रेणी मतदाता हमारा जो है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, इटावा और ये सब होता हुआ, जो आगरा होते हुए और हम एटा होते हुए जब जा रहे हैं, तो वहाँ पे मतदान, जहाँ पे मतदान का प्रतिशत मध्यम श्रेणी के वर्ग की ईवीएम के बटन से तय होता है, वहाँ पे हमने उन मुद्दों की अनदेखी कर दी। बड़ी बात यह है शुक्ला जी कि 15 कैबिनेट मंत्री जो सरकार में थे वो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये जितने भी केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी भी हैं, 55,000 60,000 मैं देख रहा था यहाँ टीवी पर कि वो पीछे चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने काम ही नहीं किया ना। ये तो मोदी के भरोसे रहे। ये क्षेत्र में जाना पड़ता है, जनता के बीच की सुख दुख सुननी पड़ती है, अपने बलबूते इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो मोदी के भरोसे हुए, और ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी हार, अपनी रणनीति की हार नहीं है, इनकी प्रत्याशियों ने हरा दिया, इनके प्रत्याशियों ने इनको मुकाला कर दिया। ये इसलिए है क्योंकि इनके प्रत्याशियों ने काम ही नहीं किया ना। ये तो अंडर जो है कॉन्फिडेंस में रहे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है वो जनता के लिए थे, इनके लिए थे नहीं है। मोदी ने कहा था कि काम मत करो, ऐसा तो नहीं कहा। मोदी ने तो काम किया, बढ़िया किया। श्री राम मंदिर, धारा 370, इन सब चीजों को लेकर जनता को के बीच में सामंजस्य बैठा पाए। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में जब आपने काम ही नहीं किया, नल नाली जमीन जमीन इसकी आपने बात ही नहीं की, झगड़े स्थानीय वो अपनी जगह पे पड़े रहे, बेरोजगारों की आपने बात ही नहीं की, आपने जो है किसानों की बात ही नहीं की, आपने किसी की बात ही नहीं की। जब आप किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं तो काहे का चुनाव? जब चुनाव नहीं होगा तो ईवीएम का बटन बेरोजगारों ने दबाया, किसानों ने दबाया, इन्होंने दबाया, बेरोजगारों ने दबाया। अब आप हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे? हिंदू मुसलमान कब तक करते रहेंगे जीत में? हिंदू मुसलमान हमेशा नहीं चलता। हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान इस देश में रह रहे हैं। इसमें एक सवाल ये है कि कम पोलिंग
अगर यही पोलिंग बढ़ती तो निश्चित तौर पर जो है आंकड़े कुछ और होते। पहले दिन से मैं कह रहा था कि जो मतदान का आंकड़ा है वो 55-60 एवन दिन जो ऑल ओवर हम देखें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और नीचे मिला के 61 ऐसा ही मुझको लग रहा है कि इससे 70 तो गया ही नहीं होगा, 65, 63, 62, 63 ऐसा रहा। तो मतदान का जो प्रतिशत था ये बिल्कुल दिखा रहा है कि लोग आक्रोशित हैं, मतदान से भी विमुख हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, इन्होंने क्या किया कि जो इनका मतदान जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में इन्होंने स्वयं प्रशासनिक आधार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम कट गए। एक तो पहली बात तो इसका भी वो रहा, बिना सोचे समझे। और सबसे अहम बात जो कंचन जी ये थी कि पोलिंग बूथ पर जो बीएलओ हैं ये गए नहीं, ये घर घर गए नहीं। इन्होंने कोई वोटिंग लिस्ट की वो सत्यता नहीं जांची, मतलब न वोट बढ़ाए न घटाए, कोई मतलब घट गए वोट घट गए, बढ़े कुछ नहीं। ये घर बैठे कलेक्ट्रेट के आसपास किसी कार्यालय में, मतलब कुल मिला के प्रशासनिक मशीनरी का जो फेल्योर भी देखा। बिल्कुल प्रशासनिक मशीनरी का फेल्योर ये रहा कि स्थानीय स्तर पर जो डीएम स्तर पर या अन्य अधिकारी जो उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो वहाँ पे इन्होंने मोदी जी को फीडबैक गलत दिया। जो प्रधानमंत्री स्तर पे जो सब चीज़ें हो रही होंगी तो इसकी फीडबैक गलत इन लोगों ने कोई सूचित सही ढंग से नहीं किया, क्योंकि मतदाता सूची में हजारों आदमी के मत कट गए, जिनको पता भी वो वोटर थे लेकिन बाद में कट गए। क्यों कटे? जबकि वो वोटर हैं, उन्होंने कोई ऐसा सूचना नहीं दी कि भाई मैं जैसे उत्तर प्रदेश में हूँ, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर का हूँ तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन हमने वोट तो नहीं कटवाया ना अपना, मैं तो वहीं कानपुर का हूँ लेकिन मेरा वोट कट गया। इस तरह हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के वोटर रहे हों, चाहे कैसे भी रहों, उनके वोट कट गए, वो किसी के पक्ष में नहीं गए। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा यही रहा कि बेरोजगारी पे बात नहीं की आपने, शिक्षा पे बात नहीं की आपने, बात की सिर्फ इसमें मंदिर पे। तो भगवान राम ने आपको भी ध्यान दिला दिया। वहाँ पे लल्लू सिंह चुनाव लूज कर रहे हैं, अभी हारे नहीं है लेकिन लूज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी लूज कर रही है चुनाव। क्यों लूज कर रही? क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र में काम ही नहीं किया ना, ये तो मोदी के भरोसे बैठे रहे। तो मोदी के भरोसे बैठ के मंजीरा बचाने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुसलमान आप बहुत ज्यादा दिनों तक देश के अंदर नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल ललित जी, मोदी कुछ हुआ नहीं, मोदी फेस काम नहीं करा। देखिए, एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी, कालजयी फिल्म थी गाइड, उसमें देवानंद साहब पे फिल्माया गया था गाना, क्या से क्या हो गया बेवफा मैं तेरे प्यार में। तो पार्टी ने कई मुद्दे लेके आई पार्टी के लोग, लेकिन जनता जनार्दन बेवफा हुई। क्यों हुई? जब बेवफाई तभी होती है जब आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है। आपने अग्निवीर की योजना लागू करी और भी इस प्रकार की योजनाएं लागू करी, वो सिक्का चल नहीं पाया। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी बोला गया है। कैडर का मतलब है कि आरएसएस के कार्यकर्ता वो वोटरों को लेकर निकाल के लाते थे, घरों में पर्चियां बांटने जाते थे। इस बार न केवल यूपी बल्कि पूरे प्रदेश में, वो पूरे देश में आरएसएस के कार्यकर्ता मैं समझता हूं कि आधे भी नहीं निकले। क्यों? क्योंकि जब आप व्यक्ति परिक्रमा करने लगे हो, व्यक्तिवाद का हमेशा भारत की जनता ने विरोध किया है। व्यक्ति के बजाय विचार सर्वोपरि होना चाहिए था। संघ के विचार के बजाय इन्होंने मोदी व्यक्ति के नाम, हालांकि मोदी जी ने अच्छे काम किए कई, लेकिन कहते हैं ना काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। यहाँ काट की हांडी को आप तीसरी बार चढ़ाना चाह रहे हो। 2019 में हिंदुत्व के नाम की काटी चढ़ाई आपने, 2019 से पहले 14 में, और उसके बाद अब 2024 में भी। एक तो ये फैक्टर है कि आरएसएस के कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले और पोलिंग रेट जो है बहुत कम हुआ। दूसरा कारण मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, या तो प्राण प्रतिष्ठा के 1 या 1.5 महीने के अंदर आप चुनाव करा देते तो उसमें माहौल था पूरे देश में कि रामलला आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, तो माहौल बन सकता था बीजेपी में। या फिर उस चुनाव को टाल के, अब जब 19 अप्रैल से यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई है पहले चरण की, जो 7वें चरण में समापन हुई, या तो चुनाव को आप टालते, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को टालते और चुनाव से 1-1.5 महीना पहले लेके आते। यानी अप्रैल में स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट में अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती तो एक तो ये फैक्टर काम नहीं कर पाया, आपका राम मंदिर को बनाने का आपका जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो पाया। तीसरी बात यह है कि मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका जो है पोलिंग है जो उसके पक्ष में होनी चाहिए थी, वो जो है कहीं ना कहीं उनके जो वर्कर थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनके वोटर थे, वो
बसपा को ना पढ़ के वो सपा और INDI की तरफ चला गया। तो मुस्लिम पहले से ही INDI के समर्थक माने जाते हैं, यादव पहले से ही सपा के सपोर्ट थे, और साथ ही साथ जो SC वर्ग के जो वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से छिटक के INDI के पाले में चले गए। और एक चीज़ और बता दूं, साथ ही साथ ब्राह्मण वोटर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी नाराज है भाजपा से, चाहे वो कमलेश तिवारी वाला वाकया हो, चाहे कानपुर के दुबे वाला एनकाउंटर मामला हो। ब्राह्मण लॉबी पूरी तरह से, अब ब्राह्मण लॉबी आपसे आपको नहीं लगता यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। आप ठीक है, आप कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था मेंटेन के साथ साथ आपको अपने जो समर्थक वोटर हैं, जो समर्थक लॉबी है, उनके हितों की तो रक्षा करेंगे आप। अब आप डंडा चलाएंगे, 4 तो विरोधियों पे डंडे, 2 डंडे हमारे भी पड़ गए, तो वो 4 तो डंडे खा के चले गए। जो अपनों पे पड़े वो अपने जो रूठ जाते हैं वो ज़्यादा बेवफाई जो खलती है। बिल्कुल ललित जी की बात कही, और ललित जी ने बहुत कायदे से समझाया कि किस तरीके से जो है वो भाजपा खुद अपने ही कारणों से जो है आज भाजपा की हालत है। शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से माना जा रहा था कि यूपी में इस बार जो है सीटें बढ़ेंगी, बढ़ने के बजाय आधी सीटें रह गई? देखिए, मेरे हिसाब से कहीं न कहीं जो और पार्टियां हैं, जो भी हैं, जहाँ पे भी भेदभाव की राजनीति, जात बिरादर की राजनीति की जाएगी और इस बेस पे आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ कहीं न कहीं एक मरतबा बार, एक बार के बाद, दूसरे बार के बाद फिर वो जनता समझ जाती है और जनता उस जगह पर आती है। कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें सपा और कांग्रेस और ये सारे लोग हैं, इन्होंने इस बार अपने टिकट के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं। आपके देखिए, सपा ने जो टिकट बांटे हैं, यादव लोगों को न देकर गिनती के यादव लोगों को, अन्य जातियों को ज़्यादा प्रेफर किया है। ऐसे ही कांग्रेस ने भी इन चीज़ों को देख वहाँ पे वो किया है, और ये कहीं न कहीं कारण रहा है कि जो आज स्थिति यूपी में जो मजबूत है भाजपा दूसरे विपक्ष की, वो इस कारण है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये समझता हूँ कि जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार कहीं न कहीं विफल हुई है। केवल मीडिया बस उसी पर प्रचार प्रसार में ही सरकार दिखाती रही, धरातल पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, जिसका लोगों को चीज़ें धीरे समझ लगता है जीरो टॉलरेंस को लेके जो आई थी भाजपा सरकार में आई थी, चाहे प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, वो जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं मात्र दिखावा मात्र रह गया। हाँ, कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस जो है वो पूरी तरह से सरकार उसको अप्लाई नहीं कर पाई, उसको लागू नहीं कर पाई, या उस पर मोदी जी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पाए। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इसमें जो सरकार की आज जो स्थिति है भाजपा की जो हो रही है, उसका मुख्य कारण ये भी है। दूसरी बात, इनकी पार्टी में जो आज तक चुनाव होते रहे मोदी जी के नाम पे, कि मोदी जी का एक कार्ड है कि उस समय जब 2014 या 2019 के चुनाव या उसके बाद से जो भी चुनाव हुए, उसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीते जो कभी ज़िंदगी में नहीं जीत सकते थे, लेकिन मोदी लहर के उसमें वो जीत गए। उन लोगों को ये भरोसा था कि फिर हम मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, जबकि जनता ने इस चीज़ को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। और इस समय मुद्दों की राजनीति पे जो वोट पड़ रहे हैं, वो मुद्दों पे पड़ रहे हैं, जो कार्य किया है सरकार ने उस पर पड़ रहे हैं, और पूरा गुण और दोष के आधार पर पड़ रहे हैं। गुण और दोष के आधार पर वोट पड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव चावला जी हैं। राजीव चावला जी, क्या लग रहा है 295 एनडीए और इंडिया गठबंधन 242, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नीतीश इस टाइम बड़े हीरो बन के उभरे हैं। अगर नीतीश पाला बदल लेते हैं, मान लीजिए कांग्रेस जिस तरीके से उनके संपर्क में है, कहा है कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि नीतीश से हम बात करेंगे, तो निश्चित अगर नीतीश जोशी पाला बदलते हैं तो निश्चित तौर पर स्थिति अलग होगी। कंचन भाई, देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात करी जाए और चंद्रशेखर नायडू के कहीं ना कहीं जो है संपर्क साधने का, सोनिया गांधी हो या फिर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उन सभी लोगों ने जो है डोरे डालना शुरू कर दिया है। हर एंगल पे इंडिया गठबंधन ये चाहता, क्योंकि टेंट वेंट कल से ही लगा लिया था, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट थे। क्योंकि अगर बात की जाए इस समय के अगर चुनाव को अगर नज़दीक से देखा जाए, मैं अभी शहर भर से घूम करके आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जीत हुई। एक जो नेशनल चैनल थे, जो नेशनल पैटर्न था, अभी मैं देख रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि यार अखबारों में जो है तमाम चैनलों का जो एग्जिट पोल था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लोग 400 पार कर रहे थे, लेकिन जो यूट्यूब चैनल थे, जो हमारी आपकी तरह जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं लोग, और जिन लोगों ने एक एक सीट का जो एनालिसिस दिखाया था, मैं देख रहा था आर्टिकल 19 और तमाम वो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं,
बिल्कुल एक एक आंकड़ा जो है अगर आज देखेंगे आप तो उनका निकल कर आया, क्योंकि हम और आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम करते हैं, ना कि एक स्टूडियो में बैठ करके डिबेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक सोशल मीडिया के प्रति जो एक चीज़ें चलती थी नेशनल चैनल पर कि क्या नाम सोशल मीडिया कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया सिर्फ जो है अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम करता है, कहीं ना कहीं उसकी जीत हुई है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जो है सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है। और जिस तरह से चंद्रशेखर नायडू और जो नीतीश कुमार है उनका समर्थन भी मांगा गया है। देखिए फिलहाल नीतीश कुमार का तो हमेशा ये रहता है कि उनको सीएम की कुर्सी दे दो या कोई लाभ वाला पद दे दो, वो कहीं ना कहीं पाला पलट नीतीश कुमार को अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री प्रेजेंट कर दिया जाता है, नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं कांग्रेस के पाले में, तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए अभी इंडिया गठबंधन है, तमाम दल इनके साथ हैं। ममता बनर्जी भी अटक सकती हैं। ममता बनर्जी भी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। ममता बनर्जी कह सकती है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। एनडीए में चूंकि ये शामिल है नीतीश, तो एनडीए की सीटें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। देखिए ऐसा ना, अभी तो देखिए क्या चीजें निकल कर आती हैं। क्या नीतीश कुमार के अगर इस प्रस्ताव से क्या पता ममता बनर्जी बिदक जाए या फिर अखिलेश बिदक जाए। इनकी आपसी जो तमाम लोग हैं ना, सबको एक राय एक मत होना भी तो जरूरी है, लेकिन एक मत कैसे होंगे? कौन ऐसा नेता होगा जो इन सबको समझाएगा, बुझाएगा, एक मंच पर लाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी इतनी आसान नहीं है पीएम की राह, कौन बनता है तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बहुमत आती दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन तोड़ मरोड़ के आ सकती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े हैं, जिस तरीके से रुझान है, और अब 1:30 बजने को है, उससे साफ हो रहा है कि एनडीए जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें ला रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं नीतीश ने अगर पाला बदला तो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती की ओर दिखाई देगा। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।